4 मई 2026 तमिलनाडु की सियासत में भूचाल आ चुका था। साउथ की फिल्म इंडस्ट्री का दिल चेन्नई उस दिन किसी फिल्म की शूटिंग के लिए नहीं बल्कि असली नतीजों के इंतजार में जमा था, क्योंकि वो रात इतिहास बनने वाली थी। 62 साल, 6 दशक से भी ज्यादा समय तमिलनाडु पर राज करने वाली दिग्गज द्रविडियन पार्टियों डीएमके और एआईएडीएमके का एक छत्र राज खत्म होता दिख रहा था। और इसकी वजह थे वो शख्स जिसे फैंस जनता के सेनापति कहते हैं, थलपते विजय। लेकिन ये सब जादू से नहीं हुआ। ये सब शुरू हुआ था 10 साल पहले, जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक एक्टर सिर्फ अपने फैन क्लब के दम पर द्रविडियन किले की दीवारों पर फतह हासिल कर लेगा। और इसकी लीडरशिप में मिली है कांग्रेस का साथ। कैसे, क्यों और आखिर किस सियासी चाल ने विजय को सीएम की कुर्सी पर पहुंचा दिया? आइए ये कहानी शुरू करते हैं। 2 फरवरी 2024 ये वो तारीख है जब थलपति ने अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म का ऐलान किया। लेकिन इस बार स्क्रीन पर नहीं, असल जिंदगी में। उन्होंने पार्टी के लिए नाम चुना, तमिलगा वेत्री कड़गम, टीवी के, मतलब तमिलनाडु की विक्ट्री पार्टी। उस वक्त लोग हंसे थे, राजनीतिक पंडित हाथ खड़े कर चुके थे। अरे भाई, पहले गठबंधन को संभाल फिर सरकार चला। बिना अनुभव के इतनी बड़ी लड़ाई। लेकिन उस पार्टी लॉन्च के साथ ही एक ऐसा मैनिफेस्टो दिया गया जो सीधे दिल पर लगता था। इसी बीच मौजूदा सियासी समीकरणों में हलचल मचने लगी। कांग्रेस, जो दशकों से डीएमके की सहयोगी थी, वो भी अचानक विजय की तरफ देखने लगी। क्या वो डीएमके का साथ छोड़ेगी? क्या विजय सिर्फ एक बैलेंसिंग फैक्टर रह जाएगा या फिर इतिहास रच देगा? वापस चलते हैं 2009 में पुदुकोट्टई। विजय ने अपना फैन क्लब लॉन्च किया था, विजय मक्कल यक्कम के नाम से। उस वक्त उन्होंने सिर्फ कहा था, फिल्म तक सीमित न रहें, समाज की मदद करें। फैंस ने अस्पताल चलाए, शादी करवाई, रक्तदान किया। शुरुआत में ये क्लब एआईएडीएमके अलायंस के साथ था, लेकिन जैसे जैसे साल बीते विजय खुद को बदलते रहे। धीरे धीरे कड़वाहट आई और अंततः उन्होंने 2022 में तय कर लिया, अब खुद की पार्टी बनानी होगी। लेकिन ये आसान नहीं था। तमिलनाडु का वोटर हमेशा द्रविडियन पार्टियों के कल्चर में पला बढ़ा है। 2 दशक से विजय की अपनी पहचान एंटरटेनर की थी, न कि आईएएस अफसर की। 12 जनवरी 2023 एक साधारण पत्रकार वार्ता नहीं थी। विजय ने कहा, लोकसभा चुनाव 2024 हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन 2026 में पूरी ताकत झोंक देंगे। राजनीति के जानकारों ने इसे एक सुरक्षित रणनीति कहा। पहले फैन फॉलोइंग को परखो, फिर बड़ा कदम उठाओ। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये 2 साल का इंतजार तमिलनाडु के सबसे बड़े सियासी उलटफेर के बीच बो देगा। इधर डीएमके को हर मोर्चे पर घर चलाना मुश्किल हो रहा था। भ्रष्टाचार के आरोप, युवाओं का पलायन, महंगाई। और एआईएडीएमके अपने आंतरिक गुटबाजी में व्यस्त थी, जैसे कोई तीसरी शक्ति का इंतजार कर रहा हो। तब विजय ने अपना गेम चेंजर चाल चली। हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सेक्युलर और सोशल जस्टिस एजेंडा लेकर आ रहे हैं। ये लाइन कोई साधारण नहीं थी, ये सीधा इशारा था डीएमके के वोट बैंक पर वॉर। इसी बीच कांग्रेस ने उन्हें अलर्ट पर देखना शुरू कर दिया। एक ऐसी पार्टी जो अपनी जमीन खो रही थी, उसके लिए विजय सुनहरा मौका था। 27 अक्टूबर 2024 तमिलनाडु के विल्लुपुरम में भारी तादाद में जमा हुई भीड़। लाउडस्पीकर पर बज रहा था मास थीम। एक्टर से नेता बन चुके विजय स्टेज पर हैं, जहां लगभग 2 लाख लोग आ चुके हैं। विजय कहते हैं, मैंने अपने करियर को चरम पर फेंक कर राजनीति में आया हूं, मेरे पास आपके सिवा कुछ नहीं है। ये स्पीच वायरल हो गई। उसने एक नारा बुलंद किया, एवरीथिंग फॉर एवरीवन, सबके लिए सब कुछ। और फिर उन्होंने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं एक बच्चे की तरह नागिन के साथ खेल रहा हूं। पता है, ये नागिन कालातीत है, ये डराने वाली है। राजनीतिक विश्लेषकों के होश उड़ गए। ये कविता सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, ये एक आईना था सत्ता के लिए चेतावनी। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना था, क्योंकि इस स्पीच के ठीक 1 महीने बाद दिल्ली से एक खबर आई जिसने सबके कान खड़े कर दिए। कांग्रेस हाईकमान ने डीएमके के साथ गठबंधन को लेकर रिव्यू मीटिंग बुलाई थी। यानी 20 साल पुराने रिश्ते में दरार आ सकती थी। और विजय ने तुरंत अपने कैडर को संदेश भेजा, तैयार रहो, बड़ा फैसला आ रहा है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और समझते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस की क्या स्थिति थी। 2004 के बाद से कांग्रेस डीएमके की छोटी साथी बनकर रह गई थी। हर चुनाव में सीटों की सौदेबाजी, हर सरकार में दोयम दर्जे का व्यवहार। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने डीएमके के साथ मिलकर 9 सीटों पर लड़ा, लेकिन उसका अपना वोट शेयर लगातार गिर रहा था।
तमिलनाडु कांग्रेस के बड़े नेता जैसे कि वी थंगाबालू और एस रामलिंगम लंबे समय से इनकार करते आ रहे थे कि बिना स्वाभिमान के गठबंधन से अब लाभ नहीं हो रहा। और जब दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने राज्य के बजट में कटौती की तो डीएमके ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहा गया, आपकी केंद्र सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। वहीं विजय चुपचाप जिला दौरे कर रहे थे। हर जिले में नमक्कल कावल हमारा पहरा कार्यक्रम के तहत वे लोगों से मिल रहे थे। उन्होंने एक बात कही जो वायरल हो गई, द्रविडियन पार्टियों ने हमें बांट कर रखा, अब समय आ गया है कि हम सबको साथ लेकर चलें। ये नारा इतना ताकतवर था कि मुस्लिम समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय और यहाँ तक कि दलित वोटर भी विजय की ओर देखने लगे। क्योंकि डीएमके सत्ता में थी तो परिवारवाद का आरोप झेल रही थी। एआईएडीएमके अपने नेतृत्व विवाद में उलझी थी और विजय तीनों धड़ों के लिए क्लीन चेहरा बनकर उभरे। फरवरी 2025 वो महीना जब सियासी पारा चरम पर पहुंचा। डीएमके के मुखिया के स्टालिन ने एक रैली में कहा, तमिलनाडु को एक्टर नहीं, एक्टिविस्ट चाहिए। विजय ने कोई जवाब नहीं दिया, वे मुस्कुराकर रह गए। लेकिन उनकी टीम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया जिसमें द्रविडियन नेताओं को पुराने जमाने की सोच वाला बताया गया था। यह पोस्टर 24 घंटे में 5 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया और ठीक उसी हफ्ते मुखबिरों ने बताया कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का विजय के घर पर प्राइवेट डिनर हुआ है। लेकिन दोनों तरफ से इनकार किया गया। अब यहाँ सवाल उठता है, आखिर विजय और कांग्रेस का गठबंधन हुआ कैसे? किसने किसको मनाया और वो कौन सी शर्तें थीं जो डीएमके पूरी नहीं कर पाया? आइए इसी पल को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। डीएमके ने इसका जवाब देने की कोशिश की। स्टालिन ने परिवार की रक्षा का नारा दिया, लेकिन विजय ने पलटवार किया, आप परिवार की बात करते हैं, मैं 8 करोड़ तमिलों के परिवार की बात करता हूँ। ये लाइन इतनी जबरदस्त थी कि अगले दिन सभी अखबारों के पहले पन्ने पर छपी। धीरे धीरे चुनावी सर्वे विजय की ओर झुकने लगे। मई 2025 के एक सर्वे में टीवीके प्लस कांग्रेस को 130 सीटें मिल रही थीं, डीएमके को 80 और एआईएडीएमके को सिर्फ 20। ये डीएमके के लिए झटका था। तब स्टालिन ने ऑल पार्टी मीट बुलाई और कहा कि हम द्रविडियन एकता बनाएंगे, लेकिन एआईएडीएमके ने साथ आने से इनकार कर दिया। एआईएडीएमके के तत्कालीन कार्यकारी सचिव एडपादी पलानीस्वामी ने कहा, हम डीएमके के साथ कभी नहीं जाएंगे। इससे डीएमके की मुश्किलें और बढ़ गईं और विजय ने इसी मौके को भुनाया। उन्होंने रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक एक जनसुराज यात्रा निकाली। 45 दिनों की पदयात्रा, हर दिन एक नया वादा, बेरोजगारी भत्ता, किसानों का कर्ज माफी, महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर और स्कूलों में स्मार्ट क्लास। उनका एक वादा ऐसा था जिसने सबका ध्यान खींचा। हर गांव में एक थलपति क्लिनिक खुलेगा जहां मुफ्त इलाज होगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, विजय ने अपने प्रचार में निजी जीवन लाना शुरू किया। एक रैली में उन्होंने बताया कि उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर ने उन्हें बचपन में कैसे कहा था, बेटा सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कोई धर्म नहीं। और उसी सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर उन्होंने डीएमके की फील गुड पॉलिटिक्स को चुनौती दी। उन्होंने कहा, आपने 50 साल राज किया, हमने 50 साल गुलामी झेली, अब बारी है हमारी। ये लाइन पोस्टर से लेकर टी शर्ट तक छपी। फैंस ने इसे गाने की तरह गाया और तभी एक अंडरग्राउंड कैंपेन शुरू हुआ जिसकी चर्चा किसी ने नहीं की। हर गांव में, हर चाय की दुकान पर विजय के समर्थक मोबाइल फ्लैशलाइट जलाकर थलपति आ रहे हैं सुनाते। पुलिस केस हुए, लेकिन यह कैंपेन वायरल हो गया। डीएमके के प्रवक्ता ने टीवी डिबेट में कहा, ये फिल्मी तरीके हैं। विजय के समर्थक ने जवाब दिया, जनता का मनोरंजन करना भी एक कौशल है जो आपके पास नहीं है। आखिरकार मार्च 2026 में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। तमिलनाडु में एक चरण में 19 अप्रैल 2026 को वोटिंग हुई। उस दिन चेन्नई से लेकर कोयम्बटूर तक हर बूथ पर लंबी लाइनें थीं। वोटिंग परसेंटेज 82% रहा, जो पिछले चुनावों से 5% अधिक था। लेकिन असली ड्रामा तो नतीजों के दिन हुआ। 2 मई 2026 सुबह 8 बजे से ट्रेंड आना शुरू हुए। पहले घंटे में डीएमके आगे थी, लेकिन 10 बजते बजते टीवीके की तेजी देखते ही बन रही थी। 12 बजे रुझानों ने साफ कर दिया। टीवीके प्लस कांग्रेस बहुमत के आंकड़े 120 के पार पहुंच चुकी थी। दोपहर 3 बजे इतिहास लिखा जा चुका था। टीवीके ने अकेले 98 सीटें जीत लीं, कांग्रेस ने 42 और अन्य सहयोगियों ने 15। कुल 155 सीटों के साथ विजय ने तमिलनाडु की 234 सीटों में से स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। डीएमके सिमटकर 65 पर आ गई।
AIADM के 14 पर। वहीं बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। रात 8 बजे चेन्नई के अन्ना शताब्दी पार्क में विजय ने जीत का भाषण दिया। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये उस युवा का जीत है जिसने सोचा था कि राजनीति में कोई जगह नहीं है। ये उस बुजुर्ग की जीत है जो 50 साल से विकास का इंतजार कर रहा था। और फिर उन्होंने राहुल गांधी को मंच पर बुलाया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल हुई कि रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विजय ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सरकार चलाना। 8 रुपये का कर्ज, 20% बेरोजगारी और राज्य की राजनीति में नई व्यवस्था बिठाना। उन्होंने अपने पहले कैबिनेट में 70% नए चेहरों को मौका दिया, प्रोफेसर, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता, और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के विधायकों को 4 मंत्रालय दिए, यानी गठबंधन को मजबूत रखा। उधर स्टालिन विपक्ष के नेता बने। पहले ही सप्ताह विजय ने मद्रास हाईकोर्ट में कहा, हम पुरानी चूकों की जांच कराएंगे। इससे DMK के कई नेताओं के पसीने छूट गए। 100 दिनों के भीतर विजय सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए। पेयजल लिंक योजना, नौकरियों में 50% आरक्षण प्राइवेट क्षेत्र में, जिसे बाद में कोर्ट में चुनौती मिली, और मुफ्त शिक्षा बिल। कटु आलोचक भी मानने लगे कि विजय ने अपने वादों को निभाना शुरू कर दिया है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण रहे। विजय ने GST विवाद पर कहा, हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकती, और तब केंद्र ने कहा, राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही। ये टकराव एक नए दौर की राजनीति की शुरुआत थी। आज जब आप ये सुन रहे हैं तब तमिलनाडु में एक नया प्रयोग चल रहा है। एक एक्टर, एक फैन आइडल अब मुख्यमंत्री, और उनके साथ है कांग्रेस, वही कांग्रेस जिसे 2014 के बाद उम्मीद नहीं थी कि कोई उन्हें बचाएगा, लेकिन विजय ने बचाया। वो कैसे? कुछ फॉर्मूले थे। पहला, कठिन रास्ता चुना। उन्होंने फिल्म छोड़ी, आराम छोड़ा, हर सुबह 5 बजे उठकर गांव दौड़े। दूसरा, डिजिटल क्रांति। उनकी टीम ने डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया, हर बूथ पर वोटर प्रोफाइल बनाई। तीसरा, ब्रांड थलपति। उन्होंने अपनी पहचान को तमिल गौरव से जोड़ा, लेकिन संकीर्णता नहीं दिखाई। चौथा, कांग्रेस थी। राहुल गांधी ने विजय को वह स्वतंत्रता दी जो DMK उन्हें नहीं दे सकती थी। और पांचवा और सबसे जरूरी, वादों को निभाया। अब तक के 6 महीनों में उन्होंने 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। रातों रात नहीं, लेकिन धीरे धीरे। तो सवाल ये है, क्या विजय मॉडल साउथ से नॉर्थ तक दोहराया जा सकता है? क्या कांग्रेस अब फिर से उठेगी इस सहारे, या फिर ये एक फिल्मी कहानी है जिसका अंत अब भी बाकी है? जवाब तो आने वाला समय ही देगा। लेकिन इतना तय है, 13 अगस्त 1972 की तरह जब 3 भारतीय पायलटों ने रावलपिंडी जेल से दीवार तोड़कर भाग निकलना नामुमकिन समझा जाता था, उसी तरह तमिलनाडु की सियासत में एक एक्टर का CM बनना भी नामुमकिन समझा जाता था। विजय ने वो दीवार तोड़ी है। अब देखना यह है कि वो उस आजादी को कैसे बचाए रखते हैं। ये कहानी है हौसले की, ये कहानी है सियासी जुगाड़ की, ये कहानी है उस फैन का जो सिर्फ फिल्म के लिए थिएटर नहीं बल्कि वोट के लिए बूथ तक खड़ा रहा। आपको क्या लगता है, क्या विजय CM के तौर पर कामयाब रहेंगे? कमेंट में बताइए। अगर ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,